नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 1 में जो टॉपिक है, यह है हमारा पर्यावरण। टॉपिक है हमारा पर्यावरण। इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नए लोगों को मैं बता दूं, यह JCERT क्लास 7 का जियोग्राफी बुक है, यानी भूगोल बुक है। अगर आप चैनल पर नए हैं और झारखंड के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को बड़ा ना बनाते हुए। पहले है, देखिए, पहले जो है हमारा पर्यावरण, यानी पर्यावरण को समझाने के लिए क्या किया गया है, पहले एक स्टोरी से जोड़ा गया है। क्यों? हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पर्यावरण को समझने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, मतलब एसएसटी को पढ़ने के लिए क्या करना होता है, अपने आस-पास के जीवन से उसको जोड़ लीजिए, अपने समाज से उसको जोड़ लीजिए, समझने में आसानी होता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी किया गया है। देखिए क्या है, नीलू नाम की कोई बच्ची है, वह 2 साल बाद गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के यहाँ जाती है। नाना नानी के यहाँ जाती है नीलू, जहाँ नीलू ने देखा कि 2 वर्ष में यहाँ सब कुछ बदल गया है। जरूर वास्तविक है, ऐसा वास्तविक तो है कि जब आप नई जगह पर जाते हैं 2 साल बाद, कुछ समय के बाद, तो क्या होता है, वहां पर कुछ परिवर्तन होते ही हैं। चाहे वह मानवीय क्रियाओं द्वारा, यानी मानव के द्वारा किया गया परिवर्तन हो, या फिर प्राकृतिक रूप से खुद से उसमें बदलाव आ जाए। टाइम क्या था, 2 वर्ष का था। तो सबसे पहले नीलू की नजर उन पेड़ को ढूंढ रही थी जहां पर उसने पेड़ देखा था। उसकी पुरानी यादें थी वहां पर। हो सकता है कि वहां पर वो खेलती होगी अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो वह पेड़ को ढूंढ रही है जिस पर वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ झूला झूलती थी, इसीलिए उसको वो बातें याद थी। उसने देखा कि जहां वे पेड़ लगे थे, वहां एक बड़ा सा तालाब बन गया है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और सोचने लगी, हम अब कहाँ झूला झूलेंगे। तालाब देख करके बुरा लगा। ठीक, तो उसने सोचा कि अब कहाँ झूला झूलेंगे। तभी नीलू के वो उदास देखकर उसके नाना जी ने कहा, नीलू क्या हुआ, तुम बहुत दुखी लग रही हो। नीलू ने कहा, नाना जी, यहाँ तो जो बड़े बड़े पेड़ थे, अब वे कहाँ गए। अपने नाना जी से इस बात पर उसने चर्चा किया कि जो पेड़ थे वो कहाँ चले गए। इन पेड़ों को काट कर यहाँ तालाब का निर्माण क्यों किया गया है। प्रश्न था, बच्चे हैं, प्रश्न किया कि तालाब का निर्माण आखिर क्यों किया गया पेड़ को काट करके। क्योंकि बच्चे हैं तो उसका मन उसी तरफ लगेगा जिधर उसको फायदा दिख रहा है। तो झूला झूलना उसको फायदेमंद दिख रहा था। अभी उसके लिए जो है तालाब उसके लिए उपयोगी नहीं नजर आ रहा है। अगर तालाब के बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो जाएगा, सारा चीज मस्ती करने के साधन मिलेंगे तालाब में, तो क्या करेंगे, उससे भी रुचि लेना चालू कर देंगे। आगे नाना जी ने कहा, बेटा, यह सरकारी जमीन थी। सरकार ने गांव वालों को जल की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर पेड़ों की कटाई कर तालाब का निर्माण करवाया है। सरकारी जमीन थी, हर गांव में सरकारी जमीन होते हैं, तो वहां पर पेड़ को कटवा करके क्या किया गया, तालाब बनाया गया, ताकि गांव के लिए उपयोगी साबित हो सके। 3-4 उपयोग हो सकते हैं, जल स्तर बढ़ाने का, गांव में पेयजल सुविधा पहुंचाने का हो सकता है, या फिर दैनिक क्रियाओं के लिए जो है, खेती बाड़ी के लिए भी तालाब बनाए जाते हैं, बनाया था। परंतु तालाब की मेड़ पर पुनः नए पौधे सरकार ने लगवाए हैं। नाना जी ने समझाने का प्रयास किया कि जो पेड़ काटे गए थे, उसी को ध्यान में रखते हुए तालाब के चारों तरफ भी क्या किया गया है, देखो मेड़ पर नए पौधे लगाए हैं। फिर नीलू ने देखा, गांव की कच्ची सड़कों का स्थान पक्की सड़कों ने ले लिया है। गांव का भरपूर विकास हुआ है। जहाँ कच्ची सड़क थी, मिट्टी गिल्ली रहते थे, वहां पर क्या हुआ, एक अच्छा सड़क बन गया है। गांव के अधिकतर घरों में शौचालय का निर्माण हो गया है। इस तरह से नीलू ने यह अनुभव किया कि पिछले 2 वर्षों में आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। सब चीज उसने देखा, गांव का अच्छा खासा 2 साल में विकास हुआ है। जब छुट्टियां बिताने के बाद नीलू अपने स्कूल गई, तो वर्ग शिक्षक सभी बच्चों से छुट्टियों के सदुपयोग, ठीक है, सदुपयोग, यानी जो आपने छुट्टियों का सही से उपयोग किया उसके बारे में आप बताइए। इस बारे में किसने, कक्षा के शिक्षक ने पूछा। नीलू अपने नाना के गांव में हुए बदलावों को बताती है। शिक्षक ने कहा, देखो, कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब जैसे ही कक्षा के शिक्षक ने, वर्ग के शिक्षक ने कहा, हमारा पर्यावरण बदलता है, जैसे बच्चों के मन में एक नया शब्द आया, क्या, पर्यावरण।
ठीक है? तो इसी का जवाब में जो है नीलू ने कहा, तुरंत वर्ग शिक्षक से पूछा, एक प्रश्न किया, बोला पर्यावरण क्या है सर? आखिर पर्यावरण होता क्या है? आपने जो वर्ड उपयोग में लाया है, ठीक है? शिक्षक ने बताया, क्या बताया? वे सारी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ती है पर्यावरण कहलाती है। इस शॉर्ट फॉर्म में आप एक छोटा सा जो है डिफिनेशन आगे रख सकते हैं। इससे अच्छा डिफिनेशन आपको और आगे मिलेगा चैप्टर में ही, उस पर चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो क्या है पर्यावरण, किसको बोलेंगे? वो सारी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर दिखाई देती है उसको हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण बोलेंगे। नीलू ने कहा, इसका मतलब स्कूल भवन, मेज, कक्षा, सभी कुर्सियां, खेल का मैदान, यहाँ तक कि स्कूल, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, सभी पर्यावरण कहलाएंगे? तो शिक्षक ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, यानी प्राकृतिक रूप से जो है कुछ वस्तुओं का निर्माण हुआ है। जैसे क्या? पहाड़, पहाड़ जो है हम लोग नहीं बनाते हैं, खुद से पहले से बना हुआ है प्राकृतिक रूप से, भगवान के द्वारा हम लोग बोले तो बनाया हुआ है। उस तरह समुद्र है, पेड़, प्राणी, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, पेड़ जो है हम लोग रोप देते हैं, हम लोग पेड़ को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पर रोप देते हैं, ठीक? तो ये प्राकृतिक रूप से ही उपजता है पेड़। जबकि अन्न का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, घर, रेल, कपड़े, किताब आदि का जो है मानव ने किया है। तो यहाँ पे एक चीज बात आ रहा है, जो प्राकृतिक रूप से जो है हमारे आसपास में उपयोग में लाने वाली जितनी चीजें हैं सभी क्या कहलाएंगे? पर्यावरण। इसके अलावा पर्यावरण का ही उपयोग करके अगर आपने कुछ नए चीज का निर्माण किया है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण के अंतर्गत ही रखेंगे। ठीक है, फिर शिक्षक ने कहा, अब सभी छात्र अपने घर के आसपास दिखाई देने वाले प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाकर लाएंगे। देखिए क्या बोला गया, मैंने पहले ही बताया था कि आप बच्चों को अपने आसपास से जोड़ दीजिए, जो भी चीज उसको दिखाई देता है उसे जोड़िए, अच्छी तरह से जो है एसएसटी यानी पर्यावरण पढ़ने में हेल्प होगा। और वही शिक्षक ने किया है कि एक सूची बनाने के लिए बोला गया है, एक डाटा बनाइए जो आपको दिखेगा पहले से बना हुआ प्राकृतिक रूप से, और जो हम लोगों ने मानव के द्वारा निर्मित है उसका सूची बनाइए। सभी बच्चे सोचने लगते हैं कि हमारे घर के आसपास कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तभी नीलू ने एक और प्रश्न किया, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? क्वेश्चन था कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो शिक्षक का जवाब था, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। अब हमारा पर्यावरण बदलने का मतलब ये हो गया, जहां पर पहले पेड़ था वहां पर तालाब आ गया है, तो ये बदलाव क्यों हुआ? तब जवाब है शिक्षक का सिंपल सा है कि हमारे जरूरतों के हिसाब से हमने ऐसा किया है। कहीं सड़क जो है सकरा था, हम लोग को जाने में दिक्कत हो रहा था, अब हम लोगों ने क्या किया, उस सड़क के अगल-बगल के जितने भी चीज थे सबको हटा करके सड़क को पक्का बना दिया। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं का दोहन करते हैं। क्या बोला है? हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी प्राकृतिक में उपलब्ध है सामान, उसका दोहन करते हैं, यानी उसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, एवं नई नई वस्तुओं का भी निर्माण करते हैं। इस तरह हम प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी नष्ट भी कर देते हैं। और इसी तरह हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण जो पहले से हम लोग को मिला हुआ है उपहार के रूप में, उसमें बदलाव लाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वह पूरी तरह से नष्ट भी हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आगे है, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीव, क्या है, किसी भी जीव प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले वस्तुएं, स्थान, प्रकृति आदि जो प्राणियों के दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं पर्यावरण कहलाते हैं। क्या है सिंपल सा डिफिनेशन अब आ गया है सही डिफिनेशन पर, कि किसी भी जीव और प्राणी, हम हैं, जीव हैं, एनिमल्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी जीव जितने हैं उनके चारों ओर पाए जाने वाली कोई वस्तु है, पानी हो गया, वस्तुओं में रखेंगे, स्थान कोई जगह है, ये प्रकृति आदि जो प्राणियों के दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण कहेंगे। सिंपल सा फिर समझते हैं, जीवित प्राणी, हमारे चारों ओर क्या है? हवा है, पानी है, स्थान है, ठीक है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, हमको पत्थर मिलेंगे,
मिलते हैं, बालू मिलेंगे, ये सभी प्राकृतिक रूप से है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे जितने प्राणी हैं उसके दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं इसको। घर बनाने के लिए बालू का उपयोग कर लिया, पत्थर का ज़रूरत होगा तो सड़क बनाने के लिए सही से, या तो कहीं जगह पर मेढ़ बनाने के लिए पत्थर का उपयोग कर लिया। हवा का जो है, पानी का उपयोग हम लोग तो जानते ही हैं, करते हैं ये। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे। फिर से डिफिनेशन को चर्चा करते हैं, यानी एक बार पढ़ देते हैं। किसी भी जीव प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले वस्तुएं, स्थान, प्रकृति आदि जो प्राणियों के दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, वह पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण उसको हम कहते हैं। डिफिनेशन हो गया, छोटा सा लिखना चाहे तो यहाँ है, इस प्रकार जो है पर्यावरण जो है परि तथा आवरण दो शब्दों के मेल से बना है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। ठीक है, यानी चारों तरफ का घेरा कैसा, अर्थात प्रकृति में जो भी चारों ओर पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, पर्यावरण हम बोल सकते हैं। तो क्या हमारे चारों ओर पाया जाता है, वायु पाया जाता है, मृदा पाया जाता है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं तथा प्राणी भी पाए जाते हैं, सभी पर्यावरण के ही अंग हैं। क्या क्या है, पेड़ पौधे, वायु, स्थल, सभी पर्यावरण के अंग हैं। ठीक है, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। और जो भी पर्यावरण हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, यह खुद से प्राकृतिक के द्वारा बनाया हुआ है या फिर हम लोगों ने खुद से बनाया है उसको। तो उसी का जो है क्या, एक मिश्रण है, मिश्रण हो गया सारा चीज का। देखिए आगे आते हैं, एक पेज यहाँ पे दिया हुआ है पर्यावरण के घटक, इस पे चर्चा करते हैं। पर्यावरण को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसा अभी हमने चर्चा किया कि पर्यावरण क्या होता है, प्राकृतिक रूप से और मानवीय रूप से बनाए गए जो है वस्तुएं हैं उसका मिश्रण होता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आते हैं, प्राकृतिक दो प्रकार के होंगे। हम लोग को उपहार के रूप में एक जीव जीव मिलते हैं जो सजीव के रूप में जानते हैं, जीव पर्यावरण, और एक अजैव हो गया जिसमें जीव नहीं है, जो जीवित नहीं है। तो जो जिसमें जीव होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जीव मंडल बोलेंगे, यानी जैव मंडल भी बोल सकते हैं इसको। इसमें मानव हो गए, एनिमल्स हो गए, पेड़ पौधे होंगे, सारे हो जाएंगे। अजैव में क्या आता है, जिसमें जीव नहीं हो, तो हमारे चारों तरफ की जो भूमि है, स्थल मंडल उसको बोलते हैं, उसमें जीव नहीं होता है। जो हमारे अगल बगल में जो है पानी है यानी जल है, उसके समूह को क्या बोलेंगे, हम जलमंडल बोलेंगे। और उसी तरह से वायु है तो वायु मंडल बोलेंगे। इसमें जीव नहीं होता है, बाकी ये जीव होता है। ये जीव मंडल जो है ये सभी चीजों से अननोन क्रिया करते हैं, यानी इसी में रह करके अपने आप को जीवित रखते हैं। ये हो गया प्राकृतिक पर्यावरण। अब आता है मानवीय पर्यावरण, उस पर चर्चा करते हैं। मानवीय पर्यावरण क्या हो गया, मानवीय पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, एक सामाजिक क्रियाएं, एक होता है मानव निर्मित क्रियाएं। सामाजिक क्रिया क्या होगा, जो हम समाज बनाते हैं उसके लिए जो उपयोग होगा उसको सामाजिक क्रियाएं बोलेंगे। इसे एग्जाम्पल है क्या दिया हुआ है, व्यक्ति, परिवार हम लोग बनाते हैं खुद से, व्यक्ति से मिलकर के परिवार बनता है, और यही परिवार क्या बनाता है, समुदाय बनाता है। धर्म जो है सो हम लोगों ने खुद से बनाया है। शैक्षिक कार्य अपने उपयोग के लिए किए हुए हैं। आर्थिक कार्य अपना घर चलाने के लिए जो है, और राजनीतिक कार्य हम लोगों ने खुद से बनाया है एक समाज का निर्माण करने के लिए। तो ये हो गया सामाजिक क्रियाएं। उसी तरह मानव निर्मित में कौन सा आएगा, सड़क, वायुयान, रेल मार्ग, पुल, पार्क, इमारतें, उद्योग और स्मारक, ये सभी चीज क्या है, मानवीय पर्यावरण है। ठीक है, इस फिगर से आप देख सकते हैं पर्यावरण के घटक, यहाँ पे प्राकृतिक हो गया, ये मानव निर्मित हो गया। मानव निर्मित में जितने चीज हम लोग बनाए हुए वो हो गया है, और प्राकृतिक में इधर हो गया। यहाँ पे मानव जो है, मानव क्या करते हैं, मानव एक व्यक्ति है जो परिवार बनता है मानव से, फिर उसके बाद समुदाय बन जाता है, फिर हम लोग धर्म बना लेते हैं, उससे उसको शैक्षिक कार्य हो गया, राजनीतिक स्थिति, ये सब चीजें जो है आर्थिक, सब बनाना चालू कर देते हैं। ये पर्यावरण के घटक है। अब देखिए जो भी चीज आप यहाँ पे दिख रहा है, क्या आपके अगल बगल में ये सब चीज नहीं दिखता है, तो बिल्कुल दिखता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अर्थात पर्यावरण के दो रूप हैं। क्या है पर्यावरण के दो रूप, एक है प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव निर्मित पर्यावरण, जैसा कि हमने ऊपर में चर्चा किया है। अब प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर जैव यानी बायोटिक एवं अजैव जी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती है। प्राकृतिक पर्यावरण हो गया जो मानव खुद से जो है पहले से सर्जित है, पहले से बना हुआ है, उसमें क्या क्या हो सकते हैं, कुछ चीजों में जीव है
जीवित है वो, और कुछ में जीव नहीं है, यानी वो क्या है, निर्जीव है। तो जीव वाले में कौन कौन से आ जाते हैं, पेड़ पौधे हो गए, मानव हो गए, एनिमल हो गए, जितने भी आपको जीवित प्राणी दिखते हैं। अजीव में क्या होगा, अजीव में जो है मिट्टी हो गया, स्थल मंडल हो गया, जीव मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, और एक और क्या हो जाएगा, वायुमंडल हो गया। ये सभी चीजें स्थल मंडल में आपको क्या दिखेंगे, पत्थर दिखेंगे, बालू दिखेंगे, मिट्टी दिखेंगे। स्थल मंडल जल मंडल में पानी आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको अजीव। जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, जिसकी गतिविधियां एवं उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती है। जबकि मानव पर्यावरण में जो है आप एक डाटा बना नहीं सकते हैं, उसमें बहुत सारे चीज हो सकता है। आप जिस जगह पर है वहां पर आप नजर दौड़ाएंगे, जो मानव द्वारा निर्मित है वो सभी क्या हो जाएगा, मानवीय पर्यावरण हो जाएगा। अब मोबाइल है तो मानवीय पर्यावरण, घर है तो मानवीय पर्यावरण, बैग दिख रहा है तो मानवीय पर्यावरण है, कुर्सी दिख रहा है मानवीय पर्यावरण, ये सभी है। अब प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है वह जैव और अजैव दो प्रकार के प्रमुख तत्वों का दृश्य और अदृश्य का समूह है। प्राकृतिक पर्यावरण दो भागों में बटा हुआ है। एक जैव पर्यावरण, चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अजैव पर्यावरण, उस पर भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आप देखेंगे अपने आसपास में बहुत सारे आपको जैव दिखेंगे आपको, और अजैव भी दिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। भूमि आपका अजैव में आ जाएगा, इसमें जीव नहीं है। जल आ जाएगा, जल में जो है जीवित नहीं होता है जल, तो ये अजैव में आ जाएगा। वायु भी अजैव में आ जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे जीवित होते हैं, जैव मंडल में आएंगे, जैव में, और जीव जंतु भी जैव में आएंगे। तो ये सभी को मिलकर के हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बोलते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को हम लोग भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। हम लोग इसको देख पाते हैं प्राकृतिक पर्यावरण को। ठीक है, आगे आते हैं। ठोस चट्टानों एवं खनिज से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। देखेंगे, स्थल मंडल क्या हो गया, स्थल मतलब होता है भूमि, स्थल मतलब क्या होता है, भूमि होता है। तो भूमि पर क्या दिखेंगे आपको, ठोस चट्टान दिखेंगे। इसके अलावा खनिजों से बने हुए जो भी बना हुआ जो पृथ्वी आपको दिख रहा है, सबसे ऊपरी भाग को हम उसको क्या बोलेंगे, स्थल मंडल बोलेंगे। ठीक है, स्थल मंडल के सतह पर पर्वत मिलेंगे आपको, पठार, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न प्रकार के विषम स्थल रूप पाए जाते हैं। अब स्थल मंडल में जो है, अब पता चले कि एक समतल ही हर जगह नहीं है, तो कहीं उबड़ खाबड़ बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। कहीं आपको पहाड़ दिखेंगे तो पठार दिखेंगे, मैदान है तो कहीं घाटियां हैं, कहीं आपको नदी बहते हुए दिख रहा है। तो ये सभी चीजें क्या स्थल मंडल के ऊपर है। देखिए, यह विषमता महाद्वीपों में पर ही नहीं बल्कि महासागर की सतह पर भी मिलती है। स्थल मंडल मनुष्य एवं पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। अब एक बात आ रहा है यहाँ पर, जो है कि अब ये पर्वत दिख रहा है स्थल मंडल पर, पहाड़, पठार है, मैदान है, घाटी है, ये सभी जो स्थल मंडल पर आपको दिख रहे हैं, क्या ये सिर्फ महाद्वीप पर ही है? महाद्वीप का मतलब ये स्थल मंडल पर ही दिख रहे हैं आपको, स्थल पर ही ये सब चीजें? तो नहीं, महासागर में भी आप जाएंगे तो वहां पर भी इसी तरह उबड़ खाबड़ जगह बना हुआ है। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं जैसे कि ठोस, द्रव, गैस है में पृथ्वी पर उपस्थित जल का संपूर्ण क्षेत्र जल मंडल कहलाता है। देखिए क्या बोला गया, विभिन्न अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पृथ्वी पर उपस्थित जल का संपूर्ण क्षेत्र जलमंडल कहलाता है। यहाँ विभिन्न अवस्थाओं कहने का क्या मतलब है, डायरेक्ट बोल देता, पृथ्वी पर मौजूद जल को हम क्या बोलेंगे, जलमंडल बोलेंगे। तो सिर्फ ये विभिन्न अवस्थाओं देने की क्या जरूरत थी? तो इसका सिंपल सा इसलिए जोड़ा गया है, विभिन्न अवस्थाओं का मतलब जल जो है वो ठोस अवस्था में भी रहता है जैसे बर्फ, गैस अवस्था में भी रहता है जैसे वाटर वेपर, जल वाष्प, और द्रव अवस्था में भी रहता है जैसे पानी। तो पूरे पृथ्वी पर ये सभी चीजों को जो मिला देते हैं हम, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, जल मंडल बोलेंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो है महासागर आ जाएगा, नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल, फिर हिमनद जो बर्फ के रूप में है, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में ही हुई थी।
ठीक है। हो सकता है यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऊपर स्थल मंडल में नदी शायद नाम लिया था, तो ऊपर स्थल मंडल में नदी नहीं होगा। ठीक है? तो नदी जो है किसमें आ जाएगा? जल मंडल में आ जाएगा, महासागर जो है जल मंडल में आ जाएंगे। तो जल मंडल सही समझ में आ गया। लेकिन एक बहुत बड़ा बात जो है पूछा गया है, यहाँ पर दिया हुआ है, हो सकता है एग्जाम में पूछे। तो देखिए, पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी। यानी जब पृथ्वी का सर्जन हुआ, पृथ्वी जब बना, तो सबसे पहले जो जीव बना वो कहाँ बने? जल में बने, महासागर में बने। और महासागर से वह रेंगते हुए पृथ्वी पर आया, यानी स्थल भाग पर आया। और स्थल भाग पर क्या किया? उसने चलना सीखा। पहले जहां वो तैरना सीखते थे वहीं उसने स्थल पर तैरना सीखा, मतलब चलना सीखा। उसी में से आपको सांप दिख जाएंगे, अभी मगरमच्छ दिख जाएंगे, मेढक दिखेंगे, जो जल और स्थल दोनों में भी अपना सामंजस्य बना रहे हैं। ठीक है। तब बोलोगे सर ये जो है सो क्या तुरंत एक ही दिन में हो गया पृथ्वी, जल से पृथ्वी पर आने का? तो नहीं, इसके लिए जो है उनकी अनेकों पीढ़ियां गई। अगर एक बात करें, कोई मेढक का बात करते हैं हम, तो मेढक का जो है हजारों पीढ़ियां इसमें लगा होगा जाने में। एक मेढक ऊपर गया, दूसरा जो है पानी से फिर गया होगा, तीसरा गया होगा, इससे धीरे धीरे जो है ये चलते रहता है। फिर जेनेटिक मतलब ये परिवर्तन होते गए, और फिर क्या हुआ? जीव जो है बाहर में रहने लगे। तो ठीक याद रखेंगे, पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जल में हुई थी। अब देखिए आगे, पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की परत को हम कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ अदृश्य जो आपको दिखते हैं वायु की परत है, उसको हम बोलेंगे वायुमंडल। और वायुमंडल में कौन कौन से आएंगे गैस, उस पर भी चर्चा करेंगे। वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है। इनमें नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन मुख्य है। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो भी वायु की परतें हैं उसको हम वायुमंडल कहेंगे। वायुमंडल सिर्फ एक गैस से मिलकर नहीं बने होते हैं। वायुमंडल जो है बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्य रूप से जो है वो नाइट्रोजन है 78%, 20.9% ऑक्सीजन है, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.003% है, उसी तरह आर्गन है, ओजोन है। ये मुख्य रूप से है, ये जो है मुख्य रूप से गैसें हैं। इसके अलावा जो है इसमें जल वायुमंडल में कौन-कौन से आ जाते हैं? इसके अलावा धूल कण भी है। जल वाष्प की मात्रा समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है, यानी धूल कण और जल वाष्प भी जो है सो वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे, धूल कण एवं जल वाष्प की मात्रा समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। ऐसा क्यों लिखा गया है? डायरेक्ट तो लिख सकता था कि वायुमंडल में धूल कण और जल वाष्प भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए लिखा गया है। खुद सोचिए, आप शहर में रह रहे हैं, शहर में हर समय गाड़ी चलते रहता है सड़क पर, क्या होगा? वहां पर धूल की मात्रा ज्यादा होगी, धूलकण की मात्रा। क्यों? क्योंकि हर बार जैसे ही सड़क पर नीचे जमीन पर बैठने की कोशिश करेगा धूलकण, दूसरे गाड़ी आकर के उसको क्या करेंगे? उठा लेंगे। तो धूलकण गांव में जो है आपको कम मिलेंगे, शहर में ज्यादा देखने को मिलेंगे। कहीं जो है सो घर बनाने का, सड़क बनाने का काम चल रहा है, तो उस स्थान पे धूलकण की मात्रा ज्यादा रहेगी हमारे इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में। जबकि जहाँ शांत माहौल है वहां पर ये सब नहीं होगा। अब जल वाष्प का देखिए, समुद्र है, समुद्र के किनारे जो है क्या होगा? जल वाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे पानी जो है बहुत सारे पानी है, लगातार वहां पे जो है क्या होगा? वेपर बनते रहेगा पानी, और जल वाष्प की मात्रा ज्यादा रहेगी। वहीं अगर हम सूखे मैदान रेगिस्तान का बात करें, तो उस स्थान पर क्या जल वाष्प ज्यादा रहेगा? तो नहीं रहेगा। समय का बात यहाँ अगर आ रहा है, तो समय समय पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से कि रात में जो है सो समुद्र का पानी क्या क्या वेपर बनेगा क्या? नहीं बनेगा, बहुत कम मात्रा में होगा भी तो समय का भी परिवर्तन वो देखने को मिलता है। ठीक है, आगे आते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा में परिवर्तन होने से मौसम परिवर्तन होता है। अब वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा परिवर्तन होने से मौसम में परिवर्तन होता है। क्या कहने का मतलब है यहाँ पर? अगर वायुमंडल में जो है जल वाष्प की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा? मौसम ठंडा लगने लगेगा। क्योंकि जो जल वाष्प आप बाहर गए हैं, ऊपर में उड़ रहे हैं, आपको पता चल, आप जहाँ गए उसके साथ संपर्क में आए, तो क्या होगा? आपको ठंडा जैसा महसूस होगा।
वहीं अगर जल वाष्प की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा, गर्मी महसूस होने लगेगा। यही कारण है कि जब बरसात के दिनों में क्या होता है, बरसात होता है, बरसात के छोटे छोटे कण जो है सो इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसमें धूप रहने पर भी कपड़ा सूखने में देर लगता है। जबकि वही जो है गर्मी दिनों में धूप कम रहे तो तब भी कपड़ा जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जल वाष्प की मात्रा पर्यावरण में कम रहती है। ठीक है, तो एक ही लाइन में बहुत सारी बातें लिखी हुई है इसमें। अब जानने योग्य बातें याद रखेंगे, नाइट्रोजन 78% है। ये टीआरई 3 में जो है सो पहला बार जो एग्जाम हुआ था मार्च में, उसमें पूछा गया था कि हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 78% है। ऑक्सीजन जो है 20.9% है, मतलब ये बोल सकते हैं 21%। आर्गन जो है सो 0.93% है। उसी तरह कार्बन जो है 0.03% है। आप देख सकते हैं ये डाटा कितना कितना परसेंट हमारे पर्यावरण में उपस्थित है। अब आते हैं आगे, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों मिलते हैं तथा जीवन को संभव बनाते हैं, जीवमंडल कहलाता है। क्या बोला गया है? पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र, मतलब क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र जहां पर जो है वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों मिलते हैं। अब सोचिए किसी जीव को पनपने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। अगर एक जगह स्थलमंडल है, रेगिस्तान, वहां जीव रह पाएगा? बहुत मुश्किल है। उसके लिए वहां पर जल की जरूरत पड़ेगी, वायु का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। कहीं वायु ही पूरा, सिर्फ वायु है, स्थल मंडल नहीं दिखेगा, जल नहीं दिखेगा, तो क्या कोई जीवित रह सकता है वहां पर? तो नहीं। उसी तरह अगर कहीं जल मंडल पूरा है, स्थल मंडल नहीं है, वायु की उपस्थिति नहीं है, तो क्या कोई जीव पनप पाएगा? तो नहीं पनप पाएगा। अब खुशी का सवाल ये होगा कि समुद्र में तो रहते हैं मछली, पानी में ही तो रहते हैं। तो सिंपल सा जवाब उसका यह है कि पानी में भी हमारे ऑक्सीजन घुले हुए होते हैं। उसी ऑक्सीजन से जो है जो पानी में मछली यानी जलीय जीव जीवित रहते हैं। फिर से, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र, बहुत कम क्षेत्र है ये, जहां वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थलमंडल तीनों मिलते हैं तथा जीवन को संभव बनाते हैं, उसको हम जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल में पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। यहाँ इस फिगर से आप देखेंगे पर्यावरण का क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे स्थलमंडल है, दिख रहा है स्थलमंडल, ऊपर में देख रहा है वायुमंडल, और नीचे इस घेरा के अंदर देखिए यहाँ पे पानी है। क्या जरूरत चाहिए? जल चाहिए तो जलमंडल है, स्थल चाहिए तो देखिए यहाँ पे स्थल है, और वायु चाहिए तो देखिए यहाँ पर वायु है। इस तीनों के मिश्रण के कारण यहाँ पर क्या बन गया है? देखिए इंडस्ट्रियल वगैरह बना हुआ है, यहाँ पर जीव मंडल बन गया है। यहाँ जीव जंतु रहना प्रारंभ कर दिए हैं। तो हम जीव मंडल किसको बोलेंगे? पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों मिलते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं, उसको हम जीव मंडल बोलेंगे। अब एक है पारितंत्र। पारितंत्र क्या है उस पर चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है 7 क्लास के बच्चों के लिए मेन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र को एक प्राकृतिक इकाई है। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। क्या इकाई है? इसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। एक क्षेत्र का पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है? एक विशेष क्षेत्र में, क्या मतलब एक विशेष क्षेत्र में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से समझेंगे। पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है? जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीव जंतुधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु में सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। ये जीवधारी अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके संपूर्ण जैविकाई बनाते हैं। इस प्रकार पारितंत्र एक दूसरे पर आश्रित अवयवों का एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। अतः एक पारितंत्र के सभी जीव और जैव तथा अजैव घटक होते हैं। तो क्या बोला गया है? एक परितंत्र में जो है, एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव तथा अजैव घटक होते हैं। अब समझिए क्या बोला गया। पारिस्थितिक तंत्र किसको बोलते हैं? इसमें एक विशेष क्षेत्र है जहां पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव सभी शामिल है, वहां पे अपना जीवन यापन चला रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? अजैव चीजों से, अजैव पर्यावरण से। अजैव में कौन आ जाएगा? पानी आ जाएगा, वायु आ जाएगा, स्थल आ जाएगा। इन सभी चीजों से अंतःक्रिया करके, मतलब कि अपना जो भी जरूरत का सामान है उसको प्राप्त करके क्या कर रहा है?
क्या कर रहा है? अपना जीवन यापन चला रहा है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? पारिस्थितिक तंत्र बोलेंगे। ठीक है? देखिए आगे, उदाहरण दिया हुआ है एक। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएँ, तो आपको विभिन्न प्रकार के पेड़-पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट तथा पंछी जैसे जंतु दिखाई देंगे। दिखते हैं? बगीचे में ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी सजीव परस्पर अननोन क्रिया करते हैं। अब ये सभी चीज़ जो है परस्पर एक-दूसरे पर आश्रित है। पंछी क्या करेंगे? छोटा जीव को खाने के लिए क्या करेगा? कहाँ पर जाएगा? गुलाब, चमेली, सूरजमुखी पर बैठेगा। बैठेगा। जंतु क्या करेगा? घास खाने का प्रयास करेगा जीवित रहने के लिए। यह पंछी देखिए कीट को खाएगा, मेढक भी कीट को खाएगा। उस तरह जीव-जंतु जो है यानी जंतु लोग क्या खाएँगे? घास खाएँगे। तो इसी तरह से अननोन क्रिया करते हैं, एक-दूसरे पर आश्रित रह के अपना जीवन-यापन चलाते हैं। त देखिए उसके बाद तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप परितंत्र के अजैव घटकों द्वारा भी प्रभावित होते हैं। इसके जो बच्चे होंगे, यह भी जो है सो परितंत्र पर ही निर्भर करेंगे यानी उसी के ऊपर जो है प्रभावित होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जानने योग्य बातें। पारितंत्र आम तौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों को अन्योनाश्रय संबंध और ऊर्जा प्रवाह को दिखाती है। पारितंत्र क्या करता है? आम तौर पर एक खाद्य जाल बनाता है। किस तरह से समझें? मेढक वाला। मेढक क्या खाएगा? कीट खाएगा। पंछी क्या खाएगा? कीट खाएगा। कीट क्या खाएंगे? छोटे जीवों को खाएंगे। जंतु क्या खाएंगे? घास खाएंगे। मांसाहारी जीव क्या खाएंगे? तो मेढक वगैरह खा जाएंगे। अगर कोई सांप है तो मेढक को खाएंगे। तो क्या कर रहा है? ये अपने से अननोन क्रिया कर रहा है, एक दूसरे पर आश्रित होकर के ऊर्जा का प्रवाह कर रहा है। ऊर्जा का प्रवाह का मतलब क्या हो रहा है? हम लोग सन से जो है ऊर्जा लिए, यानी पेड़-पौधे सन से ऊर्जा लिया। पेड़-पौधों को कौन खा रहा है? कीट खा रहे हैं। कीट को तो जीव-जंतु खा रहे हैं। कीट को कौन खा रहा है? पंछी खा रहा है। उसी तरह जो है मेढक कीट को खा रहे हैं। मेढक को कौन खा रहा है? साँप खा रहा है। तो क्या हो रहा है? एक-दूसरे से ऊर्जा जो है ट्रांसफर होते जा रहा है। एनर्जी ट्रांसफर होते जा रहा है। यही बोला गया। अब देखिए, अतः बगीचा एक पारितंत्र है। बगीचा क्या है? अतः बगीचा एक पारितंत्र है। ये पारितंत्र एक छोटे आकार वाली जगह जैसे बगीचा से लेकर बहुत बड़े आकार वाले जगह जैसे समुद्र के हो सकते हैं। पारितंत्र छोटा एक बगीचा का भी उदाहरण लिए हैं, एक समुद्र का उदाहरण लीजिए, एक बड़ा जंगल का उदाहरण लीजिए। उसी तरह एक और छोटे तालाब का परितंत्र हो सकता है, तो दूसरी एक बहुत बड़े वन एवं घास स्थल या फिर रेगिस्तान का भी परितंत्र हो सकता है। हर जगह परितंत्र आपको देखने को मिलेंगे। परितंत्र जो है प्राकृतिक तथा मानवीय निर्मित 2 प्रकार के होते हैं। परितंत्र खुद से बना हुआ हो या फिर मानव द्वारा भी बनाए जाते हैं, जैसे वन। वन हम लोग नहीं बनाते हैं, वन प्राकृतिक रूप से बनता है। तालाब हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं तथा झील प्राकृतिक परितंत्र है। कुछ तालाब खुद से बने होते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक परितंत्र होते हैं, जबकि बगीचा मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। बगीचा जो है मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, वहीं तालाब हम लोग खुद निर्माण करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे तालाब पहले से जो बने हुए थे, उनको भी लेकर के प्राकृतिक परितंत्र बनाए गए हैं। अब आता है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण क्या होता है उसको समझेंगे। मनुष्य आधुनिक ज्ञान तथा तकनीक की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है। मनुष्य जो है आधुनिक ज्ञान यानी अपने आप को समझ बढ़ा करके जो तकनीकी ज्ञान उसने प्राप्त किया है, उसकी सहायता से क्या करता है? अपने जीवन को आसान बनाने का प्रयास करता है। तो जीवन आसान बनाने के लिए सामान कहाँ से मिलेंगे? तो पर्यावरण से मिलेंगे। सोचिए अगर हमको गाड़ी बनाना है तो गाड़ी कैसे बनाएँगे हम? तो हम पर्यावरण से ही लौह अयस्क लेंगे, लौह अयस्क को गला करके जो है लोहे प्राप्त करेंगे, उससे क्या करेंगे? गाड़ी बनाने का प्रयास करेंगे। उसी तरह सारी चीज़ें जो हैं, कहाँ से लेते हैं हम लोग? पर्यावरण से लेते हैं। इस क्रिया द्वारा उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन करता रहता है। अब इस क्रिया यानी हम लोग जो तकनीकी ज्ञान से क्या करते हैं? अपने ज़रूरतों का जो है हम लोग समय के साथ परिवर्तन करते रहते हैं। जहाँ पे पहले हम लोग मोटरसाइकिल चलाते थे,
स्लो मोटरसाइकिल, अब उसमें क्या किया, मैंने फास्ट मोटरसाइकिल बनना चालू कर दिया फास्ट चलने के लिए। जहाँ सड़क पहले मिट्टी के बनते थे, अब उसमें हम लोग क्या किया, पक्का सड़क बनाना चालू किया, सीमेंट के भी सड़क बनने लगे। तो वो डिपेंड करता है, समय के साथ परिवर्तन होते जा रहा है। इस संशोधन द्वारा मानव इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है, जिसे मानवीय पर्यावरण हम कहते हैं। ठीक है, सिंपल से याद रखेंगे, मनुष्य आधुनिक ज्ञान तथा तकनीक की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है, यानी पर्यावरण से जो प्राप्त करता है और उसमें सुधार करके, इस क्रिया द्वारा उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन यानी परिवर्तन करके क्या करता है, मनुष्य अपने आवश्यकताओं के अनुरूप जो पर्यावरणीय चीज़ों है उससे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है सामान, वस्तु बनाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मानवीय पर्यावरण हम कहेंगे। उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण के लिए वह भूमि जो जोत कर खेती करता है, जंगलों को साफ करता है, सड़कें, नहरें, रेल मार्ग, हवाई पट्टी आदि बनाता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न प्रकार से दोहन करके यानी खत्म करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है? अब है जानने योग्य बातें। पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन सन 1972 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 से प्रारंभ होकर 16 जून 1972 को समाप्त हुआ था। अब देखिए, इस तरह से जो हम लोगों ने पर्यावरण का दोहन करना शुरू किया, उस क्या होगा, पर्यावरण के दोहन अगर पेड़ पौधे ज्यादा कट रहे हैं, अगर इंडस्ट्री ज्यादा लग रहा है, तो धीरे धीरे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। बढ़ने से क्या होगा, पृथ्वी पर तापमान बढ़ेंगे और फिर जो आइस के रूप में पानी है, वो आइस पिघलने से क्या होगा, वह पानी हमारे समुद्र में आएगा। तो समुद्र के किनारे बसे हुए शहर क्या करेंगे, डूब जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण पर एक सम्मेलन बुलाया गया 1972 में। कहाँ पर, स्टॉकहोम में, जो स्वीडन की राजधानी है। कब बुलाया गया था, 5 जून को। 5 जून से 16 जून तक जो है, जो क्या हुआ, वहाँ सम्मेलन हुआ। और उसी के लिए हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा इसी सम्मेलन में की गई थी। और उसने एक दिन जो है विश्व के पर्यावरण के रूप में मनाने की घोषणा किया, ताकि हम लोग अब पर्यावरण को लेकर के जागरूक हो जाए। अब है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, चर्चा की है हम लोगों ने। पारितंत्र एक मानव निर्मित पारितंत्र है, एक प्राकृतिक निर्मित पारितंत्र है। मानव निर्मित क्या होगा, खेत, फिर निर्मित जलाशय जैसे तालाब हम लोगों ने बोला, फिर है बगीचा आदि मानव निर्मित है। अब प्राकृतिक परितंत्र में कौन आएगा, प्राकृतिक जो है एक स्थल मंडल भी हो जाएगा, एक तो जल भी हो जाएगा। तो स्थल यानी भौमिक परितंत्र, जल वाला जो है मतलब स्थल वाला है। तो जंगल यानी वन जो है भूमि का है, रेगिस्तान हो गया, घास के मैदान, ये सभी यहाँ पर अगर कोई जीव जंतु रह करके अपना जीवन यापन चला रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भौमिक परितंत्र। उस तरह जलीय परितंत्र में जो है, अब जलीय परितंत्र में ये सभी चीजों को एक साथ ले सकते हैं। और जानकारी के लिए आपको जो दो भागों में बांट सकते हैं, एक बड़ा जलीय परिवर्तन ये पारितंत्र, एक छोटा जलीय पारितंत्र। बड़ा में सागर समुद्र हो जाएगा, छोटा में नदी तालाब हो जाएगा। आगे है, और एक मानव निर्मित तथा मानवीय पर्यावरण को जन्म देता है। इस प्रकार मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए हैं। हम लोगों ने जिस तरह से आधुनिकता बढ़ती जा रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जरूरतों को, सामान को ज्यादा बनाना का प्रयास करते हैं, और हम लोग प्राकृतिक का दोहन कर रहे हैं और बहुत चीजें सीख रहे हैं परिवर्तन करने के लिए। अब आगे आता है पर्यावरण प्रदूषण। इन सभी क्रियाओं के बाद क्या होगा, पर्यावरण में प्रदूषण फैलेगा। दिया हुआ है, मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण में अवांछित तत्व मिश्रित हो जाते हैं। हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री बना रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, जो भी गलत चीजें हैं वो क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण में मिश्रित हो रहा है। पर्यावरण, जैसे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो इंडस्ट्री से जो हम लोग का मोबिल वगैरह बाहर आ रहा है, कहाँ जा रहा है, जल में जा रहा है, भूमि पर जा रहा है। जल में जो जीव जंतु रह रहे हैं उसको खा करके मर रहे हैं, या फिर उसके बाद जीव जंतु वहां पे पनप ही नहीं पा रहे हैं। जितने जलीय पौधे थे धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। उसी तरह अगर गैस जो है, गैस, खराब गैस निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, SO2 निकल रहा है, तो ये क्या जा रहा है, पर्यावरण में जा रहा है। पर्यावरण में मिल करके क्या कर रहा है, पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहा है।
ये चीज़ें, तो इसे हम प्रदूषण कहते हैं। जो अवांछित चीज़ें हैं, वह हमारे पर्यावरण में मिश्रित हो जाते हैं, उसको हम क्या उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करता है। जो पहले से पर्यावरण हम लोग का था, उसको दूषित कर रहा है, जो हमारे सामान्य जीवन को भी प्रभावित करता है। किसी भी प्रकार का प्रदूषण हमारे प्राकृतिक वातावरण और पारितंत्र को में अस्थिरता और सामान्य जीवन में असुविधा उत्पन्न करता है। कोई भी प्रदूषण हो, चाहे वो जलीय प्रदूषण, स्थल प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण हो, हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। किसी को भी बीमारी कोई भी हो जा रहा है, तो प्रॉब्लम हो रहा है हमारा। यह प्राकृतिक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है और प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देता है। क्या बोल रहा है? प्रदूषण बढ़ने से क्या हो रहा है, जो प्राकृतिक व्यवस्था थी पहले से जो चली आ रही थी, उसमें असंतुलन फैल जा रहा है। इसीलिए देखते हैं, यह मौसम बिना मौसम का बारिश हो जाता है कभी कभी। जिसमें बारिश नहीं होने का समय रहता था, उसमें भी बारिश होने लगे हैं। जब गर्मी जहाँ कम पड़ता था, वहां भी गर्मी ज्यादा पड़ना प्रारंभ हो गया है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण बढ़ गए हैं, प्रकृति के साथ हम लोगों ने छेड़छाड़ कर दिया है। जानने योग्य बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चिपको आंदोलन, यह आंदोलन पर्यावरण के बचाव के लिए उठाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणी के नेतृत्व में उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले में हुई। इस आंदोलन में ग्रामीण लोग पेड़ों की कटाई होने वाले क्षेत्रों में जाकर पेड़ के चारों ओर चिपक जाते थे। चिपको आंदोलन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक समुदाय जो है, समुदाय नहीं, उत्तराखंड में जो है इस पेड़ पौधे कटते हुए देख करके सुंदरलाल बहुगुणी नाम का एक लीडर सामने आया। उसने गांव वालों को जागरूक किया कि पेड़ पौधे से कटने से कितने खतरा हो सकते हैं। जब भी पेड़ पौधे काटने के लिए कोई जो है कंपनी के लोग या तो सरकारी लोग आते थे, तो ये लोग इसका विरोध करते थे। लेकिन गांव के लोग इतने मजबूत नहीं होते हैं कि कंपनी का विरोध कर सके, सरकार का विरोध कर सके। तो इन लोगों ने यह हिंसक तरीका अपनाया, या चुपचाप जो है, जिस जहां पर कटने के लिए आया है पेड़, वहां पर सभी लोग पेड़ से चिपक जाते थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। याद रखेंगे, इसका नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन पूछा गया था, सुंदरलाल बहुगुणी ने किया था। कहां पर? तो उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिले में। आगे है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। क्या क्या प्रदूषण के कारण हो सकते हैं? प्रदूषण में पर्यावरण के सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण। देखिए, सभी में वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल आ गया, जल प्रदूषण में जलमंडल, और मिट्टी प्रदूषण में स्थलमंडल आ गया। वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? तो वायु में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना, जो कारखानों, घरेलू ईंधनों से निकलने वाले धुएं में होता है। हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए सब चीज बनाया, अब इससे जो है पर्यावरण वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपस्थित होना, जे जो पेट्रोलियम पदार्थ, मोटर गाड़ी इत्यादि से निकलने वाले धुएं में बनता है। कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सभी चीजें का है, पेट्रोलियम गाड़ियों से निकलता है और हमारे वायु में मिल करके उसको गंदा कर रहा है। इस तरह जल प्रदूषण के कारण क्या होगा? विभिन्न उद्योगों एवं कारखानों के द्वारा जहरीले रसायनों का स्राव निकलना, जहरीले रसायनों का फैक्ट्री से बाहर निकलना। उसके अलावा एक चीज है, कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, जो बह करके कहाँ जा रहा है? जलीय स्रोत में जा रहे हैं। इससे जल प्रदूषित हो रहा है। मिट्टी और कचरे का कुप्रबंधन आदि जल प्रदूषण के मुख्य कारण है। हम लोग जो गांव तरफ, घर तरफ क्या करते हैं, अपने जितने भी प्लास्टिक वगैरह जो भी सड़ा गला है, सारा पानी में फेंकते जा रहे हैं। इससे भी जल प्रदूषण हो रहा है। पहले जीव जंतु क्या करते थे, जो हम लोग कचरा फेंकते थे उसको धीरे धीरे खत्म कर देते थे, लेकिन हम लोग इतना ज्यादा कचरा फेंकने लगे हैं कि जीव जंतु भी इसको समाप्त नहीं कर पा रहा है। उसी तरह आता है भूमि प्रदूषण के कारण क्या है? तो भूमि प्रदूषण अधिक मात्रा में जहरीले कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से होता है, जो हम लोग कृषि में करते समय डालते हैं, खेती करते समय। उसी तरह अवैज्ञानिक सिंचाई पद्धति के कारण मिट्टी में लवणता की मात्रा भी बढ़ती है। हम लोग गलत तरीके से अगर सिंचाई कर रहे हैं, तो उससे भी जो है सो मिट्टी खराब हो रहा है। अब है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय क्या क्या हैं, उस पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण को प्रमुख कारण मानव द्वारा किए गए अनियंत्रित क्रियाकलाप हैं। हम लोग समझ रहे हैं, जो अनियंत्रित क्रियाकलाप हम लोगों ने किया उसी से प्रदूषित होता है। अतः प्रदूषण रोकने की जवाबदेही भी मानव की ही है। हम लोग अगर यहाँ पे जीवित रहना चाहते हैं, तो हम लोग को इसको रोकना चाहिए।
इसके साथ एक साथ मिलकर किए गए छोटे-छोटे सहयोग व्यापक तौर पर प्रदूषण से निपटने में सहायक हो सकते हैं। अब देखिए, अब कोई एक आदमी अगर बीड़ा उठा लिया कि हमको पर्यावरण को स्वच्छ करना है, तो एक आदमी के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा ये। लेकिन हर कोई अगर छोटा-छोटा काम करना प्रारंभ कर दे, जो कचरा हम लोग इधर-उधर फेंक देते हैं, उसको अगर डस्टबिन में डाल दें, ठीक है? तो हमारे लिए तो आसान हो जाएगा। हमारे लिए वो छोटा काम है और जिससे क्या होगा, पर्यावरण में सुंदरता आएगी और प्रदूषण भी कम होगा। अपने आस-पास पेड़-पौधे उगाने तथा उसकी सुरक्षा में मदद करनी चाहिए। यह भी कर सकते हैं पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए। घर के आसपास जल जमाव नहीं होने दीजिए। इस जल जमाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती है। इसके द्वारा जल प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सकता है। अगर आप घर के अगल-बगल जो है सो जल जमने देते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छरों का जो है सो पनपना चालू करेंगे वहाँ पर और फिर क्या होगा? स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ होगी। नालियों की नियंत्रित सफाई कीजिए ताकि पानी नहीं रुके। सार्वजनिक यातायात का उपयोग करना चाहिए। सार्वजनिक यातायात जो सरकार द्वारा चल रहा है, सभी के लिए जो सार्वजनिक है उसमें उपयोग करें। हर कोई अगर ये अपना एक-एक गाड़ी चलाना प्रारंभ करेगा, तो दिक्कत होगा, यानी प्रदूषण बढ़ेंगे। अगर एक आदमी का ज़रूरत है मार्केट जाना, तो अगर बड़ा गाड़ी वो लेके जा रहा है, सब कोई अपना एक ही अलग-अलग गाड़ी से जा रहा है, तो क्या हो रहा है? इसी के लिए पेट्रोल जल रहा है और पेट्रोल से क्या हो रहा है? प्रदूषण फैल रहा है। पेट्रोलियम की थैलियों का उपयोग नहीं कर सॉरी प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह गैर जैव निम्नीयकरण पदार्थ है जो पर्यावरण को दूषित करता है। प्लास्टिक का थैली उपयोग करते हैं, जो क्या होता है? यह गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया, आप देखेंगे आप देखेंगे एक केला का छिलका, आप एक जगह पे रख दीजिए, पता चला 10 दिन के बाद वह वहाँ से गायब हो जाएगा। कौन लेके चला गया? किसने लेकर गया है या भले हम लोग को नहीं दिखे, लेकिन सिंपल सा है कि उस जगह पर जो है बैक्टीरिया है, छोटे-छोटे जीव जो हमारे नग्न आँखों से नहीं दिखाई देता है, उसने उसका क्या कर दिया? निम्नीकरण कर दिया, यानी धीरे-धीरे छोटा करते-करते उसको खा कर के खत्म कर दिया। लेकिन प्लास्टिक जो है, इसको जीव-जंतु छोटे-छोटे जीव है तो कोई भी नहीं खा सकता है, इसको समाप्त नहीं कर सकता है। यह जो है सो हज़ारों साल तक पृथ्वी पर एक जगह पे जहाँ पे रख दिए वहीं पे रहेगा, ये समाप्त नहीं होगा। जबकि लोहा तक खत्म हो जाता है, ठीक है? तो प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए हम लोग को। अब आता है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। क्या कहा गया है? जलवायु परिवर्तन का प्रमाण प्राचीन समय से मिलता रहा है। बहुत पहले से मिलता रहा है जलवायु परिवर्तन का प्रमाण। ज़रूरी नहीं कि अभी जलवायु परिवर्तन हुआ, बहुत पहले से भी होता था। हाल के वर्षों में घटित घटनाएं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि शामिल है। जलवायु परिवर्तन का परिणाम है जो भी हो रहा है। असमय बाढ़ आ जाना, सूखा आ जाना, तूफान आ जाना, ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इस तापमान वृद्धि को हम भूमंडलीय ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बढ़ रहे हैं, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, हम लोग पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, यानी पृथ्वी पर तापमान बढ़ते जा रहा है। भूमंडलीय ऊष्मन का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन होता है? तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ये तीनों जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। बाकी तो और है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन ये प्रमुख रूप से है। जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसका प्रभाव पूरे पारितंत्र पर पड़ रहा है। अब जलवायु परिवर्तन के कारण जो है सो क्या हो रहा है? अनेक समस्याएं हो रही है। अब एक सवाल यहाँ पर आता है, ग्रीन हाउस गैस का सवाल है। ग्रीन हाउस होता क्या है? तो इसको सिंपल समझिए हम लोग। ग्रीन हाउस क्या होता है? ठंडा प्रदेशों में जहाँ पे बर्फ गिरता है, वहां पर खेती कैसे होता होगा? तो क्या होता है कि एक शीशा का घर बनाया जाता है। शीशा क्या करेगा? जब बर्फ गिरेगा तो बर्फ से उसको रोक लिया जाएगा, शीशा उसको रोक लेगा बर्फ। नीचे अंदर में मिट्टी डाल करके आप इस घर में क्या करें? खेती प्रारंभ कर दें। खेती आप कर रहे हैं, बर्फ से सुरक्षा मिल गया। इसके अलावा जलीय चीजें नहीं, जैसे तेज हवाएं हैं, उससे भी शीशा रोक लेगा। अब क्या होगा, इस ठंडा प्रदेश में
जो सन का लाइट आएगा यहाँ पर, सन का लाइट आएगा तो लाइट जो है ये पारदर्शी शीशा है तो लाइट अंदर चला जाएगा, और अंदर आने के बाद क्या करेगा, यहाँ जो लाइट के साथ जो हीट आया है वह शीशा के कारण अंदर में ही ट्रैप हो जाएगा, और ट्रैप हो जाने के कारण यहाँ पर अच्छी तरह से क्या होगा, इस जो पौधे को जितनी गर्मी चाहिए, धूप चाहिए, वो सारा मिलता रहेगा। अगर यही शीशा नहीं लगा रहता तो बर्फ से नुकसान होता, ठंडा प्रदेश है तो ठंड से ये पनप नहीं पाता, सही से पौधा नहीं हो पाता। तब क्या हम मेरे कहने का मतलब है, ये जो हीट आया, हीट को यही ट्रैप कर दिया, कौन, शीशा। ठीक है, अब देखो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आया एक ग्रीन हाउस हो गया। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस होता है वो गैस, जैसे CO2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ओजोन गैस है, ये सब क्या करता है, जो हमारी पृथ्वी पर सन का लाइट आ रहा है, अगर CO2, CFC और O3 की मात्रा बढ़ जाए यहाँ पर, तो ये भी क्या करता है, सन का लाइट आएगा, लाइट के साथ जो हीट आएगा उसी को पृथ्वी पर ट्रैप करके फंसा के रख देगा। इससे क्या होगा, अर्थ पर गर्मी बढ़ते जाएगा, और गर्मी बढ़ने से क्या होगा, बर्फ पिघलने लगेगी, और बर्फ पिघलने से होने वाले नुकसान के बारे में आप पहले से जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है जानने योग्य बातें। वैसे गैस जो तापमान को अवशोषित करती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ये सभी चीजें क्या करती है, तापमान को अवशोषित करते हैं, मतलब ट्रैप करके रख लेता है। आगे देखिए क्या होता है, इससे क्या परिवर्तन होगा। इस कारण अनेक प्रकार की आपदाओं का सामना मानव को करना पड़ रहा है। इन आपदाओं में सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि प्रमुख है। किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इस समस्या के समाधान हेतु विश्व स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन, याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राजील में किया गया। 97 ईस्वी में जो है क्योटो सम्मेलन जापान में किया गया। 2007 ईस्वी में बाली इंडोनेशिया सम्मेलन। भारत में भी जो है आपदाओं से बचाव के लिए 2005 ईस्वी में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया। अब जब ये परिवर्तन हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। भारत खुद जो है समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो इससे बचने के लिए उसने क्या किया, भारत ने 2005 में एक अधिनियम लाया, आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिसको लागू किया गया। इसके तहत ही आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल यानी NDRF का गठन 2006 ईस्वी में किया गया। किसका? राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल जो है NDRF का गठन 2005 ईस्वी में किया गया। NDRF के जो सदस्य होते हैं उसको ट्रेन किया जाता है कि आपदा आने पर कैसे लोगों का बचाव किया जा सके। ठीक है, तो इंडिया भी तैयारी में लगा हुआ है, तैयारी कर लिया है, अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। अभी 20 साल लगभग हो चुके हैं, तो अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। तो झारखंड के आपदाओं के बारे में समझेंगे, क्या क्या आपदा झारखंड में होते हैं। झारखंड के सभी 24 जिले किन्हीं न किन्हीं आपदा से ग्रसित हैं। ये आपदाएं प्राकृतिक तथा मानवीय जनित दोनों प्रकार के हैं। ये आपदा जो है प्राकृतिक रूप से पहले से है या तो फिर हमने उसका जन्म दिया है। इन आपदाओं में सूखा, लाइटनिंग, खनन दुर्घटना हो गया, जंगलों में आग लगना, हाथियों का आक्रमण आदि प्रमुख है। झारखंड राज्य में इन आपदाओं को निपटने के लिए झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी JSDMA का गठन किया गया है। झारखंड में जो आपदाएं आएगी ये छोटी मोटी आपदाएं, उससे बचाव के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है का गठन किया है। अगर बड़ी आपदा आएगी तो राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल जो है हेल्प करने के लिए यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में।